और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 66 बीपीएससी मेंस का आरटीआई कॉपी मुझे प्राप्त हो चुका है। इसके तहत आज मैं आप लोगों के सामने अपना जीएस2 का पेपर शेयर करने जा रहा हूं और इस पूरे पेपर के दौरान मैं आपको दिखलाने वाला हूं कि कहां-कहां अच्छा चीज़ मैंने इसमें लिखा है, कहाँ-कहाँ कमियाँ रह गई हैं और उन कमियों को मैं पॉइंट आउट करने के बाद आपको बतलाने वाला हूँ कि 67th मेंस जो छात्र देने वाले हैं, उनको क्या-क्या प्रिकॉशन अपनाना चाहिए अपने आंसर राइटिंग में ताकि उनका आंसर और बेहतर हो सके। क्योंकि मैं बता दूँ कि इस बार मुझे टोटल 126 मार्क्स आए हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 126 है और आपको पता है कि जीएस2 में अमूमन बहुत ही कम मार्क्स दिया गया है। हालाँकि 64 में मुझे 138 मार्क्स आया था, लेकिन 64 के बाद 65 में गिराया और 65 के बाद 66 में गिराया। मतलब क्रमवार तरीके से जीएस2 को का जो मार्किंग है वो कम होते चला गया है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसी बातें हैं जिसको हम लोग को इम्प्रूव करना है। आइए एक-एक करके देखते हैं। 30/7/2021 को ये एग्ज़ामिनेशन हुआ था। तो आपको पता है कि इसमें कुल आपको 8 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, यानी कि खंड 1 और 2 से 3-3, 3-3 और खंड 3 से आपको 2 प्रश्न देने होते हैं। तो इस तरह से इसका पैटर्न रहता है, फॉर्मेट रहता है। तो खंड 1 से मैंने शुरुआत की है और पहला मैंने प्रश्न संख्या 2 को चुना है और आप नंबर देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा-सा, हम लोग डायरेक्ट नीचे आ गए। मेरा नंबर मार्किंग कितना है? तो देख लेते हैं 19, 19, 17, 15, 14, 12, 14, 16, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बतलाऊँगा जब इसको मैं दिखलाऊँगा कि 6 पेज लिखने के बाद भी मात्र 12 नंबर दिया गया है, जबकि 2 पेज लिखने के बाद भी 16 नंबर दिया गया है। तो इसका सीधा-सा ये भी मतलब होता है कि कंटेंट इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है ना? पेज इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। चलिए, आइए जो खंड 1 का जो प्रश्न संख्या 2 था, वो था भारतीय संघीय ढाँचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। है ना? केंद्र राज्य संबंध से प्रश्न था आपको, जो स्टैटिक पोर्शन होता है खंड 1, ठीक है? तो मतलब कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट था कि आपको भारतीय संघीय ढाँचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज़ कॉन्स्टिट्यूएंटली ऑर्डर्ड टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन करना था यहाँ पे, है ना? तो पहला प्रश्न देख लीजिए, सॉरी, ये खंड 1 का दूसरा प्रश्न जो है, भारत राज्यों का संघ है। भारत में सहकारी संघवाद की अवधारणा के साथ लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य में किया गया है। तमाम उपबंधों के बावजूद भारतीय संघीय ढांचा का झुकाव केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। इसको हम निम्न प्रकार समझते हैं। मैंने डायरेक्ट इसको लिखा है, ठीक है ना? इसको बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनाया है और मैं बता दूं कि जब मैं जीएस2 का पेपर लिख रहा था उस दिन बहुत सारे सर्कल स्टार्टेज हो गए थे। 10 मिनट लेट से क्वेश्चन मिला था और मैं इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड भी नहीं था। जीएस2 के लिए इतना नहीं था जितना मैंने ऑप्शनल के लिए, इत्यादियों के लिए किया था, या फिर 64वीं में जितना किया था। तो एक सिंपल सा, चलिए, ये भी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन इसको और बेहतर ढंग से कोई और लिख सकते हैं तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? आइए, अब सीधे सबसे पहले संघवाद एवं भारत में इसके स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। अब यहीं पे यदि कोई किसी का स्टेटमेंट लिखते हैं भारतीय संवैधानिक ढांचा के प्रति, ठीक है ना? किन्हीं-किन्हीं का मतलब कि केसी हुएर का क्या स्टेटमेंट है या फिर और का क्या है, मतलब कि एकात्मक या संघात्मक किस तरह का, यदि वो स्टेटमेंट से शुरू करते तो थोड़ा-सा और ऑब्वियसली 1-2 नंबर और आपके बढ़ सकते थे। अब संघवाद या संघीय ढांचा की हम लोग बात बताते हैं यहाँ पे पूंजीवाद और सहकारी, ठीक है ना? इसमें उदाहरण हमने अमेरिका, कनाडा का दिया है और सहकारी का भारत में दिया है। भारत में संघवाद के सहकारी ढांचे को अपनाया गया है। इसका मकसद भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को विकास सूत्र में पिरोया जा सके। यहाँ पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच लिखित रूप से संविधान में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। अब यहाँ पे भारतीय संघीय स्वरूप, केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्ति एवं जिम्मेदारी का बंटवारा, यहाँ पर विधायक शक्ति यहाँ पर लिखा गया है 245 से 255, प्रशासनिक शक्ति 256 से 263 और वित्तीय शक्ति 264 से 293। अब आइए, इसको मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे दिखला दिया है, ठीक है? आइए यहाँ पे विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से इसका विवरण स्पष्ट होता है। साथ भी अ, देखिए, पहले यह ये देखिए कितनी बारी मैंने यहाँ पे मिस्टेक की। देखिए, उस समय मेरे से इतना कन्फ्यूज़न हो गया था, मैं यही बता रहा हूँ। एक्चुअली ये 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों का बँटवारा है, लेकिन फिर देखिए मैंने बाद में कन्फ्यूज़न के अंतर्गत अनुसूची काट दी और यहाँ पे भाग लिख दिया था। आपको पता है कि 7वें भाग में इसका ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है और ये मतलब जो है उस वक़्त भी लिखने के समय आया था कन्फ्यूज़न, ठीक है ना? और इसका रीज़न ये था कि मेंस प्रिपरेशन के लिए और पीटी के बाद जो सम लंबा गैप था, उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव नॉलेज का अध्ययन नहीं किया था, तो कन्फ्यूजन आ गया, ठीक है ना? और जो अभी पीटी पास करने के बाद तुरंत मेंस लिखने जा रहे हैं, उनके पास ये सारा ऑब्जेक्टिव नॉलेज होगा, वो आपको मेंस में लिख, जब तक आपके पास ऑब्जेक्टिव डाटा नहीं है ना, तब तक आप मेंस नहीं लिख सकते हैं। मेंस में क्या है कि आपको उसी को डिफाइन करना है, इलुब्रेट करना है। इसी तरह मैंने 64वीं में डब्ल्यूटीओ में सदस्यों की संख्या 193 लिखी था, जबकि 164 होता था, तो उसको तो बाकायदा अंडरलाइन कर दिया गया था। तो ऐसे जो मिस्टेक हैं, इसको सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। आप एक पीसीएस के स्टूडेंट हैं, मेंस लिखने जा रहे हैं, तो ये तथ्यात्मक नॉलेज यदि आप गलत लिख देते हैं, तो ये आपका इंप्रेशन सीधे गलत करता है। हालाँकि इसमें ऐसा कोई उनको पकड़ में नहीं आया है, इसको यहाँ पे नहीं किए हैं। 7वीं अनुसूची नहीं होता, यहाँ 7वीं भाग नहीं होता, 7वीं अनुसूची में होता।
तो केंद्र राज्य एवं राज्यों हेतु विषयों का वर्णन किया है, जिसमें प्रमुख है केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का यहाँ पे दिया है, ये अच्छा है। और भारतीय संघीय ढांचा के केंद्र, अब देखिए भारतीय संघीय ढांचा के केंद्र की ओर झुकाव को बिंदुवार निम्न प्रकार से हम समझते हैं, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे किया गया है, आइए यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय संघीय ढांचा के केंद्र हाँ, पहला है, अब ये पॉइंट फॉर्म यहाँ पे दिया गया है कि अपशिष्ट रिक्ति केंद्र के पास होना चाहिए, रक्षा, विदेश मामले, परिवहन, वायु मार्ग आदि केंद्रीय सूची के विषय के अंतर्गत होना चाहिए। उसके बाद तीसरा में दिया है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 भी केंद्र की शक्ति को इजाफा करता है, क्योंकि हालिया वर्षों में राज्यपाल केंद्रीय एजेंट की भांति के रूप में ज़्यादा कार्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये सब मैं बतला रहा हूँ पॉइंट के थ्रू कि केंद्र की तरफ किस तरह से झुकाव है। वित्त आयोग, जीएसटी परिषद आदि द्वारा वित्तीय संसाधनों एवं वितरण एवं केंद्र राज्य का प्रभाव। उसके बाद है अनुच्छेद 249, 51, 252 के तहत राज्य सूची पर विषय पर विभिन्न परिस्थितियों में कानून बनाने की शक्ति किसके पास, केंद्र के पास, ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में। अब उसको जो डिटेल से नहीं लिखा है, तो ये सब पॉइंटिंग वाइज अच्छा एक कदम है, ठीक है ना। अखिल भारतीय सेवा का निर्माण एवं अखिल भारतीय सेवक एक तरह से केंद्र के अधीन, क्योंकि यह केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अखिल भारतीय सेवा, परमाणु ऊर्जा, स्पेस आदि भी केंद्र के अधीन। संविधान संशोधन की शक्ति संसद को, जिसके वस्तुतः केंद्रीय स्तर की सरकार का ही प्रभाव रहता है। और चुनाव आयोग की संरचना निर्धारण की शक्ति केंद्र के पास। राष्ट्रीय विकास परिषद आदि का केंद्रीय एजेंसी होना। हालांकि कुछ घटनाक्रम में भी भारतीय संघीय ढांचा में शक्ति का झुकाव केंद्र की तरफ होने के कारण केंद्र राज्य संबंधों में दरार आई है। बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब आदि राज्यों में खराब संबंध इसका उदाहरण है। बिहार में यूं तो दोनों स्तर पर समान गठबंधन का सरकार है, परंतु जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे पर मतभेद स्पष्ट उभार है, क्योंकि जनगणना केंद्र की सूची का विषय है। अब यहाँ पर मैंने निष्कर्ष लगाया कि समग्रता भारतीय संघीय ढांचे में संवैधानिक रूप से केंद्र उन्मुखी बनाया गया है, ताकि राज्य केंद्र की सशक्त एवं समृद्ध जो है अवसंरचना के तहत सहकारी तथा राजकोषीय संघवाद के अंतर्गत समुचित विकास कर सके। जरूरत शक्ति के संतुलन का भी, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। अब आइए, इसमें उसको 19 नंबर मिला है, और 19 नंबर एवरेज नंबर इसको बोल सकते हैं। 38 है ना, 38 है, तो उसके अनुसार 19 मिला है, तो एवरेज के आसपास बोल सकते हैं। यदि 60% भी मार्क्स मिला तब बेहतर कर सकते हैं। अब आइए, इसको हम लोग जरा जानते हैं कि क्या क्या कमियाँ रही है। ये जो पॉइंट वाइज दिया गया है, ये इसका सबसे की पॉइंट हाईलाइटिंग है। दो जगह इन्होंने डायग्राम का इस्तेमाल किया है, लेकिन इनको और वो सजावट के रूप में कहीं-कहीं फ्लो चार्ट, डायग्राम का चार्ट का इस्तेमाल वो कर सकते थे अपने सुविधा के अनुसार, उसकी ये कमी लग रही है यहाँ पे। दूसरी बात है कि आप जब पॉइंट वाइज़ देख रहे हैं, तो पॉइंट वाइज़ काफ़ी लंबा-लंबा पॉइंट हो रहा है। यदि ये और बुलेट फॉर्म में होता, यदि यहाँ पे 6-7 की जगह पर 10-12 पॉइंट आ जाता, तो और ये बेहतर होता, ठीक है ना? तो इसको आप ध्यान रख सकते थे, ठीक है? और कुल मिला के जो है थोड़ा-सा कंपैरिज़न यहाँ पे एक चीज़ जो कम है, हाँ, इन चीज़ों के अलावा ये तो कुछ टेक्निकल चीज़ थी कि फ्लो चार्ट, डायग्राम चार्ट या पॉइंट दे दीजिए या पैराग्राफ दीजिए, ये तो आपको टेक्निकल चीज़ हो गई। तथ्यात्मक चीज़ में थोड़ी-सी कमी और थी, थोड़ा-सा बैलेंस करना था यहाँ पे, ये दिखाना था, क्योंकि ये शुरू से अंत तक मैंने अपने आंसर में यही दिखाते चला गया कि हाँ, केंद्र हमको एक बैलेंस बना करके इस चीज़ का ज़िक्र करना था। यद्यपि मतलब कि केंद्र के पास झुकाव है, लेकिन राज्यों का भी अपना महत्व है, और दोनों एक दूसरे से अलग होकर नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक होकर काम कर सकते हैं। 1-2 लाइन यदि कहीं पर मैं थोड़ा-सा ये ऐड कर सकता था, तो भी उससे थोड़ा-सा नंबर मिलता, क्योंकि 19 आया है, और यही 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक चलता, और हर एक क्वेश्चन में ऐसा होता, तभी तो वो अंत में जाकर के आपको 8 क्वेश्चन में 10 या 12, 15 नंबर का लीड आपको दूसरे पर देता है। तो ये तब कुछ-कुछ कमियाँ थी। पहला, शुरुआत आपको किसी स्टेटमेंट से करना था, शुरुआत में किसी हुएर का क्या था, संघात्मक या एकात्मक या शक्ति का संतुलन, इस संबंध में स्टेटमेंट से करते, वहाँ से 1 नंबर मिलता। फ्लो चार्ट, डायग्राम चार्ट का और बेहतर से इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा-सा बैलेंस यहाँ पे करना था कि इन सब के बावजूद ऑल्दो ढांचा जो केंद्र की ओर झुकाव है, लेकिन कहीं-कहीं ऐसे अवसर हैं जहाँ पर मतलब कि बस 1 या 2 लाइन में कि मतलब केंद्र का भी राज्य का भी अपना महत्व है, और दोनों एक-दूसरे के पूरक के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन अंततः जो शक्ति का विभाजन है वो केंद्र की ओर था। इस चीज़ का मैंने अपने निष्कर्ष में भी नहीं किया ज़िक्र। देखिए, तो ये सब चीज़ें अभी पता चल रही हैं, क्योंकि उस वक़्त मैं ब्लैंक हो गया था। जब 7वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची और भाग में कन्फ्यूजन हो गया, तो समझ सकते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तथ्य पर ज़्यादा ध्यान देना है, तथ्य ही इम्पोर्टेंट है। अब आइए, इसके बाद हमने इसी सेक्शन के तीसरा क्वेश्चन को डिलीवर किया था। भारतीय राज्यों में असमान विकास के कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक और जो आपका राजनीतिक समस्याओं का जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब ये थोड़ा-सा एकदम घुमावदार क्वेश्चन है। पहले तो आपको क्वेश्चन भी एक थोड़ा-सा मतलब अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, उसके बाद बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इसको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, तो थोड़ा-सा ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा हाई है।
पहले वाले क्वेश्चन के कंपेरिजन में। आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं। भारत विविध सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता का देश है। यहाँ राज्यों के संसाधन विकास में अगड़ा पिछड़ापन के एक लंबी जो है विकासात्मक खाई को जन्म दिया है। इसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा नियमन की कमियां जैसे कारण विद्यमान हैं तथा इस असमानता मूलक विकास के से उन राज्यों के बीच कई स्तरों पर समस्या उत्पन्न हुई है। अब ये भारतीय राज्यों के असमानता के, अब देखिए मैं थोड़ा-सा अब महसूस कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा-सा और कसावट, चाहे वो इंट्रो में या फिर उसके बाद मतलब कि जो फ्रेमिंग है, उस दोनों में फ्रेमिंग और इंट्रो इस सब की जो चीज़ें हैं ना, इसका कमी मुझे देखने को मिल रहा है। मैंने कहा है कि इसके लिए मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी, आंसर राइटिंग या इत्यादि कुछ भी नहीं की थी और मेरे पास तथ्यात्मक नॉलेज का भी अभाव था। तो ये नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास। अब ये आप किसी टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, आपके पास तथ्य है तो वो आपको फ़ायदा करेगा। आइए, लेकिन यहाँ पे हमने अपने स्तर पर वहाँ से जो भी था लिखने की कोशिश की। भारतीय राज्यों में असमान विकास के रूप में स्वरूप उत्पन्न विभिन्न समस्या। अब यहाँ पे है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या, ठीक है ना? उसके बाद आइए सामाजिक समस्या। एक और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों के विकास का सीधा असर उनके नागरिकों को हुआ है। वे सामाजिक मापदंडों, जीवन गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के स्तरों पर बेहतर विकास किए हैं। तो वहीं बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में जो है आपको उपरोक्त मानदंडों में बहुत कम प्रगति की है। अब आर्थिक समस्या देखिए, दक्षिण के राज्यों में एवं पश्चिम भारत के राज्यों में औद्योगिकरण तेजी से होने के कारण उन राज्यों का विकास दर तीव्र हुआ है। अधिकतर फैक्ट्रियाँ कहीं स्थापित की गई, वहीं स्थापित की गई हैं, ठीक है ना? एमएसएमई, सहकारिता उद्योग आदि का भी लाभ इन्हीं राज्यों को ज़्यादा हुआ है। अब राजनीतिक समस्या के आधार पर है, अधिक विकसित एवं जो है सक्षम राज्य राजनीतिक रूप से भी केंद्र पर दबाव बनाकर अक्सर केंद्रीय योजनाओं का ज़्यादा फायदा लेने के फिराक में रहते हैं। नीति निर्धारण में भी ऐसे राज्यों का कुछ विशेष ख्याल रखा जाता है। अब बिहार के संदर्भ में असमान विकास प्रक्रिया का विश्लेषण, कारण और प्रभाव, यहाँ इसको दो भाग में मैंने बता दिया है, ठीक है ना? कारण है कि अभिव्यक्ति बिहार में अविभाजित बिहार में जो है भाड़ा समानीकरण के कारण खनिज संसाधनों के बाद भी उद्योग का विकास ना हो सका। और भाड़ा समानीकरण ये होता है कि मतलब कि आपके पास खनिज है, लेकिन इस खनिज को उठा करके कहीं दूसरे राज्य में आप बैठा सकते हैं और उसके लिए भाड़ा सामान्यीकरण का प्रक्रिया अपना गया है। इससे क्या हुआ कि कंपनी दूसरे जगह पे अपने मनमाफिक जगह पे एस्टेब्लिश करती थी और इसका खामियाजा भी नहीं देती थी, इसका जो कंपनसेट भी नहीं देती, तो वही भाड़ा सामान्यीकरण है, ठीक है ना? उसके बाद आइए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, प्राकृतिक संसाधन का अभाव, समुद्री सीमा का अभाव, उद्योग धंधों का अभाव, सामाजिक कुप्रथा, जातिवाद, भूमि सुधार कार्यक्रम क्रियान्वयन का पूर्णतः सफल न होना और राजनीति में अपराधीकरण, अकुशल मानव संसाधन भ्रष्टाचार और कुशल का कार्य संस्कृति का अभाव। तो ये कारण हो गया। अब इसका प्रभाव हो गया, ठीक है ना? ये पॉइंटिंग ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही इस पॉइंटिंग के बदला फ्लो चार्ट डायग्राम या कुछ ऐसा होता एक दो, तो और वो एक दो नंबर ऐड करते हैं यहाँ पे प्रभाव किसी डायग्राम का या मैपिंग का, ठीक है ना? या भारत के मैपिंग में बिहार का और कौन विकसित कौन अविकसित, इस तरह से कुछ हो सकता था यहाँ पे, ठीक है ना? वो आप लोगों को सोचना है कि आप कैसे कैसे इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना? अब आइए प्रभाव क्या है कि निम्न आय दर है, मतलब ये जो असमान विकास है, उसके बाद आर्थिक क्षमता की कमी होता है, गरीबी का बढ़ना होता है, बेरोजगारी एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्या होता है, शिक्षा की कमी, औरतों का पिछड़ापन होता है, राजनीति में अपराधीकरण, क्राइम रेट का बढ़ना, नशा, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी समस्या उत्पन्न होता है, प्रतिभा का पलायन देखिए, प्रतिभा का पलायन, शिक्षण संस्था के प्रतिभा होगा यहाँ पे देख रहे हैं, प्रतिभा का पलायन, शिक्षण संस्थान के अभाव में यहाँ का धन दूसरे राज्य में जाना, उसके बाद उद्योग न होने से यहाँ के लोगों के बैंकों में जमा धन ऋण के रूप में दूसरे राज्यों को मिलना आदि। अब सरकारी प्रयास, इन चीज़ों को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास क्या है? हालांकि हालिया राज्य सरकार ने उक्त समस्याओं को निपटने हेतु तेजी से काम किया है। विकास के स्तर पर भी तीव्र गति से आगे बढ़ना आदि प्रमुख का है। दहेज उन्मूलन, नशा प्रतिबंध, नारी सशक्तिकरण हेतु प्रयास हुआ है। अब विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि बस शॉर्ट करके बस किस तरह से खाना पूर्ति करके निकल रहा है? मतलब वहाँ पर आस-पास घूम रहे हैं, लेकिन 1-2 पॉइंट को हिट पॉइंट नहीं यहाँ पे किया गया है, किसी डाटा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है ना? अब आर्थिक पिछड़ापन का डाटा का कोई का डाटा, ठीक है ना? या फिर बिहार सरकार ने प्रयास किया है तो उसके भी आर्थिक समीक्षा का ही डाटा कुछ दे देते थे, हमने इसमें इतना किया है, इतना प्रगति किया है, इसमें इतना प्रगति किया है। तो वो सब जो तथ्यात्मक चीज़ है उसका अभाव दिख रहा है। और निश्चित रूप से इस वाले क्वेश्चन में भी 19 नंबर जो है मिला है, सॉरी नहीं, इस वाले क्वेश्चन में आपको 17 मेरे को 17 नंबर ही मिला है, ठीक है ना? इस वाले क्वेश्चन में 17 नंबर ही मिला है, तो देख ही सकते हैं ना, थोड़ा-सा नंबर कम हो गया है। अब आइए विश्लेषण करते हैं। पिछड़ापन में राज्यों के साथ-साथ केंद्र की नाकामी का भी नतीजा है। प्राकृतिक संसाधन एक महत्वपूर्ण तथ्य है, फिर भी प्रबंधन के कारण खाई बढ़ती है। उदाहरण उड़ीसा अविभाजित बिहार प्राकृतिक संसाधन संपन्न होने के बाद भी विकास
की प्रमुख धारा में नहीं आ पाए, मतलब उड़ीसा और ये बिहार जो अविभाजित में दोनों के पास था, फिर भी एक तरह से पिछड़े राज्य की श्रेणी में आते हैं। जबकि महाराष्ट्र, गुजरात ने काफ़ी तरक्की की है। सरकारों ने असमानता पूर्णतः विकास की खाई पाटनी होगी, मतलब सरकारों को असमानता पूर्ण पूर्ण होगा, असमानतापूर्ण विकास की खाई को पाटनी होगी तथा तभी देश 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा। अब देखिए, ये आपको नहीं लगता है कि मतलब ऊपर-ऊपर से ही निकल गया है आंसर? और बिल्कुल सही बात है, मैं वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक था इस क्वेश्चंस को लिखने के समय में। थोड़ा-सा किसी और डाटा का इस्तेमाल करता, किसी सर्वे का, और थोड़ा-सा डायग्राम चार्ट, मतलब टेक्निकल और जो क्वालिटी दोनों का स्तर पर मैं थोड़ा-सा और प्रयास करता, तो ये 22-23 तक निश्चित रूप से चला जाता, और ऑब्वियसली आया है। हाईएस्ट जो आ रहा है जीएस 2 में शायद 178 या सॉरी 169 या 68 है, वो स्नेहा साल्वे जी का, जिनकी रैंक 51 है इस बार, ठीक है ना? या फिर 150 भी जाना इसमें बहुत ही एक शानदार मार्क्स कहा जा सकता था। ऑब्वियसली मुझे पिछली बार आया है 138 है, वहाँ पे मैंने डाटा का भी प्रयोग किया था। बुलेट फॉर्म का वहाँ पे मैंने ज़्यादा प्रयोग किया था, लेकिन इस बार मुझे कम नंबर आया है। समग्रतः राज्यों के असमान विकास पद्धति से उनके बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या उत्पन्न हुई है। बिहार जैसे राज्यों में इसका व्यापक बुरा असर हुआ है, पर हालिया सरकारी प्रयास के हालात सुधार है, सुधरी है, और जिसमें और प्रगति की ज़रूरत है। देखिए 17 कम से कम ये 20 तो होना ही चाहिए था, 22 तो होना ही चाहिए था, ठीक है ना? इसके लिए वही था, हम आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा का इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर किसी रिपोर्ट का डाटा का इस्तेमाल कर सकते थे। उन डाटों को यदि एक फॉर्मेट पाई के रूप में, चार्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पे बढ़ सकता था। आइए, अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 1 पर आ गए हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उनकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए। तो 64वीं में राज्यपाल के संबंध में सेम इसी प्रकार का सवाल था। अब यहाँ पे है, राज्यपाल के सवाल में था कठपुतली वाला, और यहाँ पे दूसरी वाला है, ठीक है ना? तो आइए, इसके बारे में हमने क्या लिखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होने का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था है। राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होने के साथ साथ तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है तथा उनके पास कई विधायी, प्रशासनिक और कानूनी शक्तियाँ होता है। इस कारण भ्रम होता है कि राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान है, परंतु यह एक कागजी बात ही है। वास्तव में भारत में कार्यपालिका एवं विधायिका ज़्यादा शक्तिशाली है। तो देखिए, ये इंट्रो कुल मिला के इन तीनों प्रश्न के कंपैरिजन में बेहतर लगा है, ये वाला इंट्रो, ठीक है ना? राष्ट्रपति वाला बिल्कुल शानदार है, कंपैरेटिवली टू अदर्स, ठीक है ना? अब राष्ट्रपति की शक्तियों का विधायी, नियुक्ति, वित्तीय, क्षमादान, अन्य शक्ति की यहाँ पे बात की जा रही है। अब फिर इसको डिटेल से किया गया है। विधायी शक्ति, राष्ट्रपति संसद सत्र का आह्वान, संबोधन और सत्रावसान करता है। दूसरे से कोई भी समझौता अथवा सरकारी अध्यादेश जो है राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। राष्ट्रपति शासन की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है, आदि। अब नियुक्ति है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद 75 के 3, सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल, यूपीएससी प्रमुख एवं सदस्य, सैन्य प्रमुख आदि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। वित्तीय जो है, वित्त आयोग का गठन, 280 राष्ट्रीय बजट पेश करवाना, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, संचित निधि, आकस्मिक निधि आदि के मामलों में जो है शक्तियाँ। और क्षमादान के बारे में अनुच्छेद 61 के तहत मृत्युदंड, क्षमादान, लघुकरण, निलंबन, सैन्य, असैन्य सभी मामलों में क्षमादान की शक्ति। अन्य के अंतर्गत इसके अलावा भी राष्ट्रपति के कई अन्य शक्तियाँ एवं जिम्मेदारियाँ, शक्ति एवं जिम्मेदारी तथा संरक्षण प्राप्त है। अब देखिए, यहाँ पे इसको घेरा गया है, ठीक है ना? यहाँ पे इसको घेरा गया है, पता नहीं। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के पास कई अन्य शक्ति एवं जो है आपको जिम्मेदारी तथा संरक्षण प्राप्त है। और अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है ना? अतः उपरोक्त विवेचना से ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति देश में सर्वशक्तिशाली है, लेकिन वास्तविकता को बिंदुवार निम्न रूप से समझते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट में मतलब कोशिश किया है कि राष्ट्रपति की शक्ति को बता दिया है, ठीक है ना? ये तो इसका एक ट्रेडिशनल पार्ट हो गया। अब उसके बाद राष्ट्रपति की शक्ति को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना? कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपना कार्य करता है। अनुच्छेद 75 के 3 एवं अन्य, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के फैसलों पर सहमति जताने को बाध्य होता है। और अब आइए, भारतीय संघीय व्यवस्था में उनकी महत्ता मात्र एक अभिभावक की तरह ज़्यादा नज़र आती है। कुछ उदाहरण है, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर सिर्फ सलाह देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्रिमंडल से सलाह पर लिखित बातों एवं सरकारी उपलब्धियों को बोलना पड़ता है। यदि कोई बिल अथवा विधेयक पर राष्ट्रपति असहमत है और उसे संसद के पास लौटा दे, तो पुनः उसे दोबारा राष्ट्रपति को भेजे तो वह अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं, आदि। समग्रतः भारत में संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद एवं संसद के पास होती है। उस स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका एक बुजुर्ग अभिभावक की तरह रहती है। वहाँ वे सिर्फ सलाह देते हैं और कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाते हैं। तो यहाँ पर हमको 19 नंबर दिया गया है, एवरेज नंबर दिया गया है। तो इसको आप क्या क्या इन्हेंस कर सकते हैं इसमें?
इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ तो आपको वो तो प्रेजेंटेशन पर है, कुछ और डाटा को, कुछ और विश्लेषण को आप यहाँ पे एनहेंस कर सकते हैं और बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन और बेहतर कर सकते हैं। बाकी इसका इंट्रो बहुत बढ़िया है और बीच बीच में जो पॉइंट फॉर्म इन्होंने दिया वो उसको भी दिया है। बस लग रहा है जैसे पॉइंट फॉर्म में खत्म हो रहा है दूसरा हो रहा है, उसको थोड़ा सा ठहराव करके फिर से मोड़ना, यानी कि प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 19, 20, 19 से ये 22, 23 तक जा सकता था। आइए अब खंड 2 में आ जाते हैं। खंड 2 में जो है 3 आंसर देने होते हैं और खंड 2 का जो है मैंने प्रश्न संख्या 6 को डील किया है और प्रश्न संख्या 6 में मुझे 15 नंबर मिले, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 क्या था? बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है? इसके द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है ना। आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। और यदि मैं बात करूँ 15 नंबर, तो इसमें बिलो एवरेज मार्किंग है। 19 नंबर, ठीक है, एवरेज मार्किंग है और बिलो 15 जो है बिलो एवरेज मार्किंग है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न था कि आपको बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है, ठीक है ना, कारण को देखना था। और फिर सरकार द्वारा इन विषमताओं को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये दूसरा इसका सेक्शन हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 पार्ट में बताया। पहला पार्ट था कि आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण हमको देखना है, फिर देखना है सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किया है, दूसरा इसका मतलब कि पार्ट हो गया, और तीसरा पार्ट जो है इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो 3 पार्ट में क्वेश्चन का है। आइए, बिहार प्राचीन काल से ही सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से संपन्न तथा विकसित प्रदेश रहा है। ये मैं प्राचीन देश काल की बात कर रहा हूँ। यहाँ मौर्य काल की समृद्ध व्यवस्था रही है, साथ ही अपनी अलग संस्कृति एवं ज्ञान की विरासत रही है। पर आधुनिक काल में बिहार कई कारणों से लगातार सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर पिछड़ता चला गया है, जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा यहाँ की जनता को उठाना पड़ा है। लेकिन हालिया कुछ वर्षों में इसके सुधार हेतु अनेक प्रयास किए हैं, जिसका लाभ जनता उठा रही है, ठीक है ना। अब आइए, जो है यहाँ पे बताया गया है कि बिहार के सामाजिक एवं आपराधिक विषमता के प्रमुख कारण क्या क्या है। जातिवाद है, जनसंख्या विस्फोट है, अपर्याप्त भूमि सुधार है, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है और कुशल मानव संसाधन है, सामाजिक कुरीति शिक्षा का अभाव है, राजनीतिक आत्मबल की कमी है, भ्रष्टाचार है, उद्योग का अभाव है इत्यादि, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सुखाड़ इत्यादि है कि नहीं। इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। अब आइए, बिहार देश का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है एवं यहाँ की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ देश के कुल क्षेत्रफल में से 12वां हिस्सा तथा जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या में तीसरा हिस्सा पिछड़ापन का प्रमुख कारण है। जनसंख्या विस्फोट के सरकारी संसाधन, भूमि, आवास आदि पर अधिक दबाव पड़ता है। शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य समस्या, रोजगार के अवसर की कमी आदि समस्या उत्पन्न होती है। अंततः जो है भूखी और शिक्षित तथा अकुशल जनसंख्या राज्य पर बोझ बन जाती है। यह बिहार में पिछड़ापन का प्रमुख कारण है। जातिवाद भी बिहार के मूल में है, इससे सामाजिक असमानता जन्म लेती है। भूमि सुधार का सही रूप में क्रियान्वयन न होना, प्राकृतिक संसाधन का अभाव, प्राकृतिक आपदाओं का निरंतरता, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी आदि भी पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है, ठीक है ना। यहाँ तो पिछड़ापन का प्रमुख कारण यहाँ पे दे दिया गया है। बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास। पहला है अआर्थिक असमानता दूर करने हेतु प्रयास है उद्योग धंधे के विकास हेतु बिहार औद्योगिक नीति 2016 एवं पुनः 2020 में किया गया है और बिहार स्टार्टअप नीति 2017। इसके तहत जो है युवाओं का उद्योग लगाने में प्रोत्साहन के साथ साथ विशेष आकर्षण है। बिहार कृषि रोड मैप 1, 2 एवं 3 का संचालन, इससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा, किसानों की आय दोगुनी होना। कृषि रोड मैप 3 है, इसके अंतर्गत 1.37 लाख करोड़ बजट के आवंटन। और उसके बाद एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देना, जीविका दीदियों को प्रोत्साहन देना, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि के प्रोत्साहन पर विशेष पैकेज की व्यवस्था। युवाओं के कौशल विकास हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना पार्ट 1 पार्ट 2 है ना। और उसके बाद सातनिश्चय योजना पार्ट 1 पार्ट 2 और उधर था मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है ना। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि पर जोर है। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की नीति से हाल ही में संसद में बिहार में कृषि प्रसंस्करण संस्थान खोलने की पेशकश की है। मखाना, पान, लीची आदि को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास। सड़क अवसंरचना, बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार। अब लगभग राज्य के प्रत्येक कोना से पटना तक 6 से 7 घंटा में पहुंच सुनिश्चित हुआ है। बिजली गांव में 22 घंटा और शहरों में 24 घंटा औसतन रहती है आदि। सामाजिक सुधार हेतु सरकारी प्रयास। महिला सशक्तिकरण, पंचायतों में 50% महिला आरक्षण, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, कन्या उत्थान योजना, सक्षम महिला, सशक्त महिला। उसके बाद सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, सरकारी कार्यालयों में 33% पदों पर जैसे ये BDO इत्यादि पर जो है महिला की नियुक्ति। सरकारी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में 33% सीट का आरक्षण। नशा मुक्ति हेतु 2016 से पूर्ण शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह पर रोक। विद्यालयों में रसोइयों में दलितों की नियुक्ति तथा नौकरियों में आरक्षण। SC, ST, OBC, EBC सामाजिक उत्थान हेतु उद्यम एवं कौशल विकास में कई कार्यक्रम। भू सर्वे हेतु त्वरित कार्रवाई को सभी विभागों में निर्देशित। क्राइम कंट्रोल हेतु जीरो टॉलरेंस की नीति। समग्रता हम कह सकते हैं कि बिहार का पिछड़ापन अब धीरे धीरे सरकारी प्रयासों से दूर होता जा रहा है। औद्योगिकरण, इथेनॉल नीति, सामाजिक सुरक्षा, अवसंरचना विकास जैसे कई कार्य हालिया सरकार द्वारा किया गया है, फिर भी अभी लंबी जो है छलांग लगाने की जरूरत है। अब आइए, इसमें मैं दिखला रहा हूँ 15 नंबर दिया गया है। इन्होंने
कोशिश की है एक हद तक की, ठीक है, प्रश्न को हम बाँधे, लेकिन मूल बिंदु से ये फिर भी दूर हो गए हैं। वही बात है कि यहाँ पर डाटा का अभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पाई चार्ट, फ्लो चार्ट का अभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ठीक है ना? अब यदि बिहार के पिछड़ापन की बात कीजिए तो बिहार के पिछड़ापन के संबंध में कोई इंडेक्स का आपने ज़िक्र नहीं किया है, सरकारी रिपोर्ट का ज़िक्र नहीं किया है, ठीक है ना? सरकार के प्रयास के बाद कितने फ़ायदे हुए उसका ज़िक्र नहीं किया है, ठीक है ना? और जो मूल्यांकन वाला है वो थोड़ा-सा हमको लगता है उसको और बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा कम नंबर है, तो वहाँ पे हम देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, ठीक है ना? इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन एक तरह से यहाँ पे देख रहे हैं सकारात्मक मूल्यांकन ही तो चला गया। आलोचनात्मक मूल्यांकन में बस एक लाइन में अभी तक और लैंग्वेज छलांग लगाने की ज़रूरत है, इतना प्रयास किया। ये अंत में हमको लगता है कि मैं शायद आलोचनात्मक मूल्यांकन शब्द को देख ही नहीं पाया था और इतना लंबा लिख भी दिया, उसके बावजूद भी नहीं हुआ, तो एवरेज बिलो एवरेज मार्किंग मिला गया है, क्योंकि लंबा बहुत ज़्यादा और थोड़ा-सा हमको लगता है तथ्य से हटते चले गए, ठीक है ना? मेन क्वेश्चन को नहीं पकड़ के रखे थे। तो एक भी चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को लिखें तो एक बार लिखने के जब आप 2-3 लाइन लिख लेते हैं, 4 लाइन लिखते हैं, 1 पेज लिख लेते हैं, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है ना? ताकि आपको भागने नहीं देखा। पूरे लिखने के दौरान यदि आपको लगता है कि हार्ड क्वेश्चन है, हम इधर-उधर भटक रहे हैं, तो कम से कम 2 बार क्वेश्चन को 1 बार 2 बार ज़रूर देख लें और पूछे हुए टेल्स को भी देख लें, तो वो आपको नहीं भागने देगा। क्योंकि हमको लगता है आलोचनात्मक मूल्यांकन को भी हमने बेहतर ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाया। आइए, इसी सेक्शन के अंतर्गत फिर 7वां क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और 7वां क्वेश्चन में मुझे जो नंबर मिला है वो 14 नंबर मिला है, एक और नंबर कम मिला है। सेक्शन 2 में देख रहे हैं कि नंबर धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे है कि जनानकी लाभांश से आप क्या समझते हैं? यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे? बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए प्रयासों पर प्रकाश डालना है, ठीक है ना? तो किसी भी देश का वैसा जनसंख्या वर्ग जो आश्रित ना होकर के उत्पादक हो, उसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं और इसी कार्यशील जनसंख्या का सामूहिक आर्थिक एवं सामाजिक लाभ जनानकीय लाभांश कहलाता है, ठीक है ना? और जनानकी लाभांश के अंतर्गत 15 से 59 आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। तो ठीक है, अच्छा इंट्रो उन्होंने लिखा है। अब जनानकी लाभांश क्या होता है? इसके अंतर्गत कार्यशील युवा 15 से 59 वर्ष में भारत में, अन्य देशों में 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या आती है और भारत की जनसंख्या की स्थिति, ठीक है ना? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पर है भारत की जनसंख्या जो 62.2% जनसंख्या है और उसके बाद है आपको 15 से 59 वर्ग की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है और वर्तमान में भारत की जनसंख्या करीब 101.36 अरब है। कार्यशील जनसंख्या है जो 86.9% है। अब जनानकी लाभांश का फ़ायदा, इसका क्या-क्या फ़ायदा होगा? तो उत्पादकता में वृद्धि होगी, आश्रित की संख्या में कमी होगी, अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, दक्ष मानव संसाधन होगा, ठीक है ना? उद्योग एवं धंधों में शोध की अधिकता होगी, गरीबी उन्मूलन में फ़ायदा होगा और साथ ही क्या है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और गुणवत्तापूर्ण पूर्ण जीवन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा ये प्रेजेंटेशन खराब हो गया, ऊपर-नीचे हो गया, सब कुछ लिख भी नहीं पाए। तो यदि इस तरह से आपके पास कोई और बेहतर ढंग है तो उसको कीजिए, नहीं है तो कम से कम आप नीचे पॉइंट वाइज़ देख लीजिए, उससे बेहतर रहेगा, पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है ना? आइए, भारत में बिहार में जनानकीय लाभांश की चुनौती, अकुशल मानव संसाधन है, पोषण, आहार, स्वास्थ्य का अभाव है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, उसके बाद कुशल कार्य शक्ति का अभाव है, वोट बैंक बनकर रहना इत्यादि। अब यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट को अनुसार जहां भारत 2050 तक अपने जनानकीय लाभांश को उच्चतम सीमा पर रहेगा, वहीं 2030 तक चीन की जनसंख्या के मामले में वो पछाड़ देगा। बिहार में भी लगभग 76% आबादी जनानकीय लाभांश क्षमता अंतर्गत आती है, परंतु इसके उचित प्रबंधन न होने के कारण बिहार एवं भारत इसके लाभ से वंचित हो रहा है। अब भारत सरकार द्वारा इस ओर प्रयास, अब क्या-क्या प्रयास किया गया है, इसको पॉइंट वाइज दिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अटल इनोवेशन योजना, स्कूली स्तर पर छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की तरफ मोड़ना, मुद्रा लोन योजना, खाद्य सुरक्षा इत्यादि। अब बिहार सरकार के द्वारा इस ओर कौन-कौन प्रसार किया गया है, तो देखिए साथ नीचे पार्ट 1 पार्ट 2 है। इस उसके बाद है इंजीनियरिंग तथा तकनीकी कॉलेज खोलने की शुरुआत है। उद्यमशीलता, ठीक है ना? उद्यमशीलता यहाँ पर लिखा गया, उद्यमशीलता विकास विभाग की स्थापना, युवा शक्ति बिहार प्रगति योजना की शुरुआत, SCEBC महिला उद्यमिता योजना की शुरुआत, जिसमें 5 लाख सब्सिडी और 5 लाख ऋण 1% पर दिया जाएगा आदि। अब सीधे यहाँ पे आइए, हम सीधे संपर्कता पर आ गए। आपको नहीं लगता है? मैं देख रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि कोशिश अच्छा की गई है, लेकिन इसको बैलेंस नहीं किया गया है, ठीक है ना? और चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया जा सकता था, ठीक है ना? अब सीधे ये निष्कर्ष पर आ गए हैं कि समग्रता वर्तमान में भारत में बिहार में जननांकीय लाभांश की स्थिति में होने के बावजूद भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। इस और किस सरकार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी हम मंजिल से काफ़ी दूर हैं, अतः इसे तेज़ करने का प्रयास है। मात्र 14 नंबर देकर के इसको छोड़ दिया गया, बिलो द एवरेज मार्क, ठीक है ना? अब आइए, अब इसमें 8वां प्रश्न था। 8वां प्रश्न क्या था कि मानव विकास मापन कैसे किया जाता है? मानव विकास कार्यसूची प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएँ क्या है?
इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाना है, ठीक है ना, मानव विकास की है। तो आइए, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी का एक वार्षिक रिपोर्ट है, 1990 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इसका मकसद क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर मानव विकास के विभिन्न पहलुओं को पड़ताल करना है और है इसके रास्ते में आने वाले समस्या समाधान का उपाय देना है। राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग जारी करता है मानव विकास सूचकांक। अब मानव विकास सूचकांक का पैमाना क्या है? स्वास्थ्य एवं लंबे जीवन पर है, ज्ञान एवं सबका समान पहुंच एवं मानव जीवन स्तर है। अब देखिए, मानव विकास सूचकांक 2020 भारत को 0.645 अंक के साथ 189 देशों में सूची में 131वां स्थान मिला है। वहीं 2019 में भारत 129वें स्थान पर था, नॉर्वे प्रथम स्थान मिला है। अब एक तुलना देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक पॉइंट है कितना? 0.645 है। नॉर्वे का 0.957 है, क्योंकि नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। अब पैमाना माप रहे हैं भारत और नॉर्वे का है, देखिए ना। जीवन प्रत्याशा भारत का इतना है, नॉर्वे का इतना है। शिक्षा का आधे वर्ष इतना है, शिक्षा का औसत वर्ष इतना दिया गया है, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय देखा है। उक्त सारणी से स्पष्ट है कि भारत मानव विकास सूचकांक में अभी काफी पीछे है, ठीक है ना। ठीक है। अब चूंकि बिहार भी भारत का अंग है, अतः स्वाभाविक रूप से बिहार की स्थिति भी खराब है। चूंकि देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के लेने किया था, क्योंकि हमको सीधे पूछ रहा था मानव विकास मापांक कैसे है, मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या है, ठीक है ना। तो हमको सीधे इसमें बिहार में लिख देना था। तो हमको लगता है कि उस वक्त मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने इस चीज़ को, भारत को कंक्लूड करके, नॉर्वे को कंक्लूड करके और फिर आगे बढ़ा। इसलिए इस नंबर में, इस क्वेश्चन में तो मुझे और कम, मैं थोड़ा सा तथ्य विषय से जो है विषयांतर हो गया था, अभी मुझे लग रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ और था और मैं थोड़ा सा कहीं और भागते चला गया। यदि उस मेरे रिपोर्ट को मैं दे देता इतना है, एक मतलब एक लाइन या 2 लाइन में, एक पैराग्राफ में, और सीधे बिहार पर आ जाता तो बेहतर होता। इतना लंबा चौड़ा चीज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। इतना लंबा चौड़ा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, और शायद यही रीज़न है कि मात्र 12 नंबर ही इस क्वेश्चन में आया। आगे देख लेंगे हम लोग। अब सीधे हम लोग आए हैं कि उक्त सारणी से स्पष्ट है कि भारत मानव विकास सूचकांक में काफी पीछे है। चूंकि बिहार भी भारत का अंग है, अतः स्वाभाविक रूप से बिहार की स्थिति भी खराब है। लेकिन सरकार द्वारा निम्न सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं। क्या क्या है? पहला, बिहार सात निश्चय पार्ट 1। यह योजना 2016 में शुरू हुई थी, जिसका मकसद गाँवों में पेयजल स्वच्छता सुधार करना, साथ साथ युवाओं की शिक्षित एवं कौशल युक्त करना था। अब इसका पार्ट 2 आ गया है। सात निश्चय पार्ट 2 में युवा शक्ति, बिहार प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत सिंचाई पानी, स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, संपर्कता सुलभ और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है ना। अब इसके बाद है बिहार सरकार की। देखिए, इस कार्यक्रम को बिहार सरकार की मंजूरी मिल गई है और दोनों भाग मिला करके इसमें 2.7 लाख करोड़ राशि खर्च करने की योजना है। अब इन योजनाओं का मानव विकास पर प्रभाव। अब युवा वर्ग जो है स्वस्थ एवं शिक्षित होगा, इसका जो होगा कौशल विकास होगा उनका, स्वच्छता से हाइजीन बढ़ेगी, अंततः यूएनडीपी की सभी मानकों को पूरा करते हुए लक्ष्य प्राप्ति आसान हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब शॉर्ट करने की समग्रता बिहार सरकार का 7 निश्चय पार्ट 1 2 पार्ट 2 मानव विकास की अभिवृद्धि हेतु सकारात्मक पहल है। बिहार सरकार की ओर से ईमानदारी प्रयासरत है। और उसके बाद है इसमें प्राप्त व्याप्त भ्रष्टाचार और कमियों को दूर करना होगा। 12 नंबर किया गया है। बिलो एवरेज मार्क है 12, ठीक है ना। 12 12 24 कम से कम 18 36 या 19 के 1938, ठीक है ना। 19 के 1938 भी नहीं है, यानी कि एवरेज से भी बिलो मार्किंग आया है। तो आप समझ सकते हैं कम से कम यहाँ पे सीधी से देख रहे हैं तो 7 नंबर का डिक्लाइन हुआ। उसका रीज़न है कि मैं वहाँ जो है दोनों के बीच में कंपेरिजन करने लगा, जबकि मुझे मुख्य तथ्य पर आना चाहिए था, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन स्पष्ट था, मानव विकास पैमाना कैसे मापा जाए, तो वहाँ तक सब ठीक था। मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए, मानव विकास कार्यसूची प्राप्त करने के लिए जो पैमाना है, 3 पैमाना को ही, या उसके जो उसमें क्या क्या है, तो बिहार सरकार के साथ निश्चय मतलब करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या है, वही 7 प्रतिबद्धताएं लिखकर और इन लाभों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाए। तो इसको लिखने के बाद 7 प्रतिबद्धताओं को लिखने तक तो ठीक है ना। उसके बाद और सरकार की जो इसके इतर योजनाएं थी उसको भी हमको यहाँ पर समझाना था, वो पॉइंट बिल्कुल मिसिंग है, ठीक है। तो मतलब ये तो योजना थी 7 लक्ष्य, अब इसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या हमारे सरकार की योजना है, तो उस चीज़ को हमने यहाँ पर डिटेल से नहीं समझा पाया, ठीक है ना। सीधे 7 निश्चय योजना देने के बाद इसको कैसे के सरकार प्राप्त करेगी वो मैं नहीं बता पाया, इसलिए 12 नंबर ही दिया गया। तो ये मैं बता रहा हूँ, बार बार आप क्वेश्चन 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब आइए सेक्शन 3 आ जाते हैं। सेक्शन 3 में हमने क्वेश्चन संख्या 9 को दिया था। भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन से केवल सामाजिक दूरी व मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक स्टेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों को विस्तार से वर्णन करना है। तो कोविड से संबंधित ये प्रश्न था, ठीक है ना। और
27, 28, 29, 30, 31, 5 पेज लिखने के बाद आप मैंने दिखा दिया कि यूएनडीपी वाले मात्र हमको 12 नंबर मिला, लेकिन मैं दिखाऊंगा 2 पेज लिखने के बाद मुझे 16 नंबर मिला है, ठीक है ना। तो उसमें कंपेरिजन कीजिएगा। और मैं जिस 2 पेज को लिखा था मात्र 8 से 10 मिनट में, मुझे लगता था उसमें मुझे 5 नंबर भी नहीं मिलेगा, लेकिन 16 नंबर मिला है। और जहाँ पर मुझे लगा कि अच्छा नंबर मिला है, क्योंकि मैं क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं बीच में एक बार शुरू करने के बाद, तो ये मेरी कमी रह गई। आइए, तो कोविड के प्रथम ये कोविड पर से संबंधित प्रश्न था, ठीक है ना। जी, कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है ना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, और ये साइंस टेक का क्वेश्चन था। तो कोविड-19 के प्रथम एवं दूसरे लहर में विश्व समेत भारत भी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बहुत प्रभावित किया है। भारत इस समय विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित राष्ट्र है, लेकिन इससे निपटने हेतु कई प्रयास जारी हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन आते-आते मेरे पास समय बहुत कम रह गया था, ठीक है ना। मैं बता दूं कि लगभग 15 या 20 मिनट में मैंने अंतिम दोनों क्वेश्चन को लिखा है। आप समझिए, साइंस टेक के दोनों क्वेश्चन को बामुश्किल 20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास लिखने के लिए। जी हाँ, ये मैं सही बता रहा हूँ। और आप मतलब जो है इसको देखिए, मतलब कि जो हैंडराइटिंग भी देखकर आपको पता चल रहा होगा किस तरह से। अभी कोविड लहर के प्रयास का कारण, कोविड लहर के प्रसार का कारण है कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना, युवा वर्ग का लापरवाह होना। देख रहे हैं ऊपर का जो सिरोडक है सब छूटते चला जाता है, इतना मतलब कि फास्ट फास्ट लिख रहे थे। उनका मानना है कि युवा इससे प्रभावित नहीं होंगे, जबकि सबसे ज़्यादा जो है दूध के लहर में यही वर्ग प्रभावित हुआ है। अब सरकारी का ठीक है ना, सरकारी क्षेत्र का फेल हो जाना, स्वास्थ्य सेवाओं में बदहाली, अस्पतालों, बेड, ऑक्सीजन आदि संसाधनों का कमी, और इस वायरस के रोकथाम के उपाय, सामाजिक दूरी, कोविड नियम का पालन, मास्क लगाना इत्यादि है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको बृहद टीकाकरण है। शुरुआती दिनों में जब द्वितीय लहर शुरू नहीं हुआ था, तब लोगों को टीका लेने से कतराते थे, जबकि टीका की कमी के जो है कमी के कारण यहाँ पे इसके लिए महामारी शुरू हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी में स्पष्ट भी नहीं हो पाया है। क्या लिखा है, वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट है कि टीका लेने के बाद संक्रमण का खतरा कमता है, साथ ही मौतों की गंभीरता कोरोना इफेक्ट से बचाता है, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। दिसंबर तक सभी वयस्कों के लिए मुफ्त टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान में 2 विदेशी वैक्सीन कार्बोवैक्स, कोविशील्ड, उसके बाद जो है स्पुतनिक वी का भी उपयोग किया जा रहा है। भारत में जुलाई के चौथा सप्ताह 2021 में 43 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण लगाया जा चुका है। अब बिहार सरकार का प्रयास क्या है, 6 माह 6 करोड़ लोगों को टीका लगवाने का है, और अत्यधिक जांच, होम आइसोलेशन है, नवंबर तक मुफ्त अनाज वितरण है, ये सब है। उन्मूलन के प्रयास यानी कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ी संख्या में पीपीई किट का निर्माण, वेंटिलेटर बेड आदि का निर्माण, ऑक्सीजन प्लांट का लगवाना, पैरास्टामोल, क्लोरोक्विनोन आदि दवा का उपलब्धता। आईसीएमआर भारत बायोटेक द्वारा स्वदेशी कोविड रोधी वैक्सीन का कोवोवैक्सीन का निर्माण करना है, ठीक है ना। समग्रता भारत अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और सीमित संसाधनों के बावजूद कोविड 1 और 2 लहर के बेहतर ढंग से लड़ सका है। इसमें मेक इन इंडिया पैमाना के विभिन्न आयाम हैं, अहम योगदान दिख रहा है, लेकिन तीसरे लहर के खतरे को देखते हुए अभी बहुत जो है काम जो है समग्र करना होगा। अभी बहुत काम समग्र रूप से करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आइए, चूँकि हमको टेक्निकल चीज़ का एस्पेक्ट का बताना था कि कोविड को रोकने में किस तरह से प्रभावी हुआ है, तो थोड़ा सा उस चीज़ की कमी देखी। यहाँ पे 14 नंबर दिया गया है। अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 35 और 36 2 ही पेज बचा हुआ था, और मेरे पास बामुश्किल 8 या 10 मिनट ही थे, मैं था बिल्कुल 8। बाकायदा ये मेरे को छीनने वाले थे, तो निष्कर्ष वगैरह भी मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके लिखा किसी तरह से, ठीक है ना। ये स्थिति थी मेरे लिए, टाइम मैनेजमेंट और इत्यादि चीज़ें थी, और मुझे लगा था कि इसमें नंबर नहीं मिलेगा अपेक्षाकृत। ऑब्वियसली मेरे पास 2-3 पेज होता तो इसको और ढंग से लिखता, पेज की भी कमी थी, लेकिन मैं 2 ही पेज लिख पाया था। यहाँ पे था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 की बाढ़ सुखाड़ से था कि विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति से बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन एवं विज्ञान इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना करना है, ठीक है ना। अब देखिए यही विशिष्ट उदाहरण हम नहीं इसमें दे पाए, फिर भी हमको 16 नंबर मिला है। बिहार हमेशा से बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित रहा है, इस कारण बिहार के विकास का कार्य अवरुद्ध होता जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा, अब एक नज़र में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बिहार का, हमारे पास नक्शा पारने का भी नहीं थे। उत्तर बिहार, यहाँ पे दक्षिण बिहार, इसको दिखाया है इस तरफ में बाढ़ का, इस तरफ सूखा में दिखाया है। अब देखिए सीधे एक नज़र मार है। बिहार के 38 में से 28 जिला बाढ़ से प्रभावित है, जिसके कुल बाढ़ग्रस्त का 17% बिहार के क्षेत्रफल का लगभग आधा से ज़्यादा है, ठीक है ना, बिहार में है। सालाना करोड़ों रुपया जो है संपत्ति एवं जान माल को नुकसान होता है, कि करोड़ों की संपत्ति एवं जान माल का नुकसान होता है। अब सूखा दक्षिण बिहार में दे रहे हैं। देखिए मेरे पास पेज भी नहीं है, आंसर भी नहीं है। दक्षिण बिहार का अधिकांश हिस्सा ऐसे प्रभावित होता है। मौसम जो है नदी होने के कारण ज़्यादा प्रभाव होता है, लगभग 12% भाग इसकी चपेट में आता है। सूखा को लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक पेज में इतना लिखा है, अब समझ रहे हैं ना।
विगत कई वर्षों से बिहार में बाढ़ में सूखे बिहार राज्य की उन्नयन एवं समृद्धि में लगातार प्रभावित कर रहा है। तो बस किसी तरह से एकदम खाना पूर्ति की जा रही है। अब सीधे आ जा रहे हैं हम यहाँ पे। बिहार सरकार द्वारा इन प्राकृतिक दुर्घटनाओं के निपटने तो नियम प्रयास किए गए हैं। इनमें विज्ञान एवं अभियंत्रण की भूमिका महत्वपूर्ण उपाय है। बिहार जो है सेंडई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकार 2016 से 30 तक का आपदा न्यूनीकरण कैलेंडर जारी किया है। बाढ़ की समस्या समाधान हेतु जो है इसरो की मदद से नदी सर्वेक्षण एवं बाढ़ मरम्मति का कार्य किया जा रहा है। नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत कोसी मेची लिंक, बागमती गंगा भाया आदि का क्रियान्वयन हेतु विज्ञान तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। सुखाड़ के समाधान हेतु मौसम पूर्वानुमान, नहर जल परियोजना, भूजल का पता लगाना, इसका उपयोग किया जा रहा है। लोगों को आपदा प्रबंधन हेतु विज्ञान तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। निष्कर्ष, अब समग्रता विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से बाढ़ एवं सुखाड़ की समस्याओं को बेहतर ढंग से निपटाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 16 नंबर। अब देखिए इसमें 16 नंबर क्या है, भले ही पॉइंट दिया गया लेकिन वही की पॉइंट दे करके खत्म कर दिया गया, मतलब बुलेट फॉर्म में। तो 16 नंबर यहाँ पे मात्र 2 पेज में लिखने पर इसको मिल गया है, और जहाँ पर 5 पेज लिखा गया वहाँ पर मात्र 12 नंबर 14 नंबर आया है। तो आप देख सकते हैं ना, कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, यही मेरे पास समय रहता कम से कम 15-20 मिनट में, 20 मिनट में भी इसको लिखता, और थोड़ा सा 3 पेज 4 पेज में कम से कम लिखता है इसको, 4 पेज कम से कम। तो ये 16 नहीं होता, शायद ये 24 तक जा सकता था, 23-24 तक जा सकता था। जी हाँ, और इसको बेहतर ढंग से हम लोग साइंस में तकनीकी का इस्तेमाल करके इसको बता सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि था इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियंत्रण की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना करना था हमको, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोगों को आपदा जागरूकता है तो विज्ञान तकनीक का प्रयोग किया। आपको कौन कौन से विज्ञान तकनीक का उपयोग किया, विशिष्ट उदाहरण हमको देखना था। उदाहरण स्वरूप कैसे कि रेडियो या फिर टेलीविज़न या फिर सोशल साइट के माध्यम से प्रसार करना, तो ये भी विज्ञान तकनीकी का हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देखना, इसमें भी हम विज्ञान तकनीक का उपयोग करते थे। तो इन चीज़ों को यहाँ पे हम लिखते, तो ये होता हमारा विशिष्ट उदाहरण। तो विशिष्ट उदाहरण छूट रहा था, इसलिए ये 4 नंबर कम मिले हैं। फिर भी मतलब जो भी था की पॉइंट था 2 पेज में आ गया। हमको नहीं लग रहा था इसमें 16 नंबर मिलेगा, फिर भी मिला है। और जिसमें हमको लग रहा था कि ज़्यादा नंबर मिलेगा, उसमें हम विषय से विषयांतर हो गए, वही मानव विकास वाला में, ठीक है ना। तो हमको कम नंबर मिला, 12 नंबर मिला। तो इस आधार पे अब आ जाते हैं हम लोग निष्कर्ष पे कि आपको क्या क्या करना। आपने इस पूरी चीज़ को देख लिया, अब आपको 2-4 चीज़ ध्यान रखना है। जो भी ट्रेडिशनल पोर्शन है ना, जो भी ट्रेडिशनल पोर्शन है, उसको अभी से अच्छे से तैयार कीजिए और फ्रेमिंग कर लीजिए। केंद्र संबंध हो या फिर और भी जो भी चीज़ें हैं। आइए यहाँ पे आ जाते हैं, 1 मिनट। जो केंद्र संबंध हो या फिर जो भी चीज़ें हों, उसको आप अच्छे से फ्रेमिंग कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप उसको कुछ पुछल्ले टेल्स को पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और जब भी आप आंसर राइटिंग करें घर पर भी, तो उस टेल्स को या क्वेश्चन के जो भी सेक्शन हो उसको पढ़िए। टेक्निकल चीज़ के अंतर्गत आ जाइए, फ्लो चार्ट, डायग्राम, पाई चार्ट, मैप, ठीक है ना, मैप, इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। आप देखे होंगे कि उन चीज़ों का बहुत ही अभाव है इसमें, बिल्कुल प्रयोग कहीं किया ही नहीं गया है, ठीक है ना। 1-2 को छोड़ दिया जाए तो मैप्स या जो भी आपको डायग्राम वगैरह है, इस चीज़ का इस्तेमाल जरूर करिए, टेक्निकल चीज़ों का। अब आ जाते हैं जो आपके पास जो क्वालिटी चीज़ है, यानी कि जो तथ्यात्मक चीज़ है, वो क्या है। आप अधिक से अधिक बुक को, डाटा को, सोर्सेज को, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को, भारत के हो या कोई डाटा हो या कोई इंस्टीट्यूट का बड़े मतलब कि उसका पब्लिकेशन रिपोर्ट हो, क्राइम ब्यूरो का कितना रिपोर्ट है, या मतलब महिला का कितना, इस तरह के डाटा को आप अपने पास एक शॉर्ट नोट्स में रखिए, ठीक है ना। या पॉलिटी के जो भी अनुच्छेद धारा है इंपॉर्टेंट, उसको रखिए। और फिर उसको कहीं ना कहीं संविधान से संबंध में लिखते हुए, जोड़ते हुए, उस चीज़ का जिक्र करते हुए उसको लिखें। ये 2 चीज़ पर बिल्कुल काम कीजिए। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का प्रयास कीजिए कि आप 3 घंटा का है तो कम से कम आप 2.5 घंटा या 3 घंटा के अंतर्गत ही 8 क्वेश्चन लिखने का क्षमता अपने अंदर विकसित कीजिएगा। क्योंकि ये एक मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो आंसर का था फॉर्मेट, वो था कि आपको, हाँ ठीक है, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की गई है, लेकिन ऊपर से ही निकल गया है, ठीक है ना। तो ऊपर से निकला है, इसीलिए इनको खैर एक एवरेज 126 क्या कह सकते हैं, बिलो एवरेज ही कह सकते हैं, नंबर दे करके छोड़ दिया गया है। वहीं उसके अंदर ये और जाते, थोड़ा डिटेलिंग में जाते, तो ये धीरे धीरे प्रत्येक क्वेश्चन में 2-3-4 नंबर ये चुराते, और 2-3-4 नंबर यदि 8 क्वेश्चन में चुराया तो 20 से 24 नंबर तो ऐसे ही आगे बढ़ गया। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं ना, इस चीज़ का आपको फायदा होगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। GS2 लगातार 3 साल से कम हो रहा है। आपकी मेहनत और आपकी समझ ही आपको GS2 में बेहतर नंबर डाल सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि खराब नंबर भी नहीं मिल रहा है, मतलब एवरेज 2 में तो मिला 19-19, बाकी उसके बाद सबको कटा दिया गया। तो जिसमें भी थोड़ा सा भी बेहतर लगा, और उसको प्रेजेंटेशन, ड्राफ्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आज को वीडियो इतना ही। चैनल पर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।